नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और विषय है आज का द्रौपदी मुर्मू, नई शुरुआत नई उम्मीद। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू विजेता बनी है। वो 25 जुलाई को देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी। खास बात यह रही कि द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के मतों के बीच एक बड़ा अंतर दिखाई दिया। सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। जहां कुछ सदस्यों ने खुलकर क्रॉस वोट किया तो वहीं बहुत सारे विधायक और सांसद ऐसे थे जिन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले लेकिन पार्टी लाइन से हटकर वोट डाला। सूत्रों के मुताबिक 126 विधायकों और 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। विपक्ष के लिए यह अपने आप में चिंता का विषय है। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो आजादी के 74 साल बीत जाने के बावजूद मुर्मू पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी का सफर बताता है कि क्लर्क की नौकरी करते हुए 1997 में उन्होंने नगर पंचायत का चुनाव लड़कर और जीत कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इससे यह तो जरूर साफ होता है कि अपने लंबे करियर में उनका जमीन से हमेशा जुड़ाव रहा है। ओडिशा में राज्यपाल रहते हुए उन्होंने औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जमीन के हस्तांतरण संबंधी विधेयक को करीब 1 साल तक रोके रखा। ये कुछ बातें उम्मीद जगाती हैं कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद कम से कम आदिवासियों और महिलाओं के मुद्दे नजर आएंगे, जो आदिवासी समाज से सदियों से अलग थलग रह रहे हैं। उनके मुद्दे और समस्याएं समझना और उनके समाधान की ओर कदम बढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है। बिहार के कुछ इलाकों में अध्ययन के दौरान आदिवासी समुदाय को करीब से देखने का अवसर मिला। 2011 की जनगणना की माने तो इनकी आबादी 13 लाख से ऊपर है। अगली जनगणना में इसमें बढ़ोतरी ही होगी, लेकिन दुख की बात तो यह है कि इनके विकास पर सरकार का रवैया थोड़ा उदासीन रहा है। शायद किसी भी पार्टी के लिए यह वोट बैंक नहीं बन पा रहा है, इसलिए उनके मुद्दे अनसुलझे रह जाते हैं या फिर अनसुने। कृषि और जंगल आदिवासी समाज के जीवन यापन के मुख्य आधार रहे हैं, लेकिन इसमें कई तरह की कठिनाइयां आ रही हैं। कृषि के लिए जमीन की कमी, पारंपरिक तरीके से खेती, सिंचाई के साधनों की कमी और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता ने कृषि कार्य को पहले ही मुश्किल बना दिया है। उस पर जंगलों के कटने से इनका जीवन यापन और ज्यादा मुश्किल हो गया है। समुदाय के ज्यादातर लोग काम की तलाश में दूसरे शहर या राज्य में पलायन कर रहे हैं। कोरोना काल में इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। इसके बावजूद ये हमेशा उपेक्षित रहे। आज जब देश की कुल साक्षरता दर 73% है, आदिवासियों की साक्षरता दर केवल 59% है, उसमें भी जब महिलाओं की बात आती है तो आदिवासी पुरुषों के 69% साक्षरता दर के मुकाबले आदिवासी महिलाओं की साक्षरता दर केवल 49% ही है। जैसे जैसे उच्च शिक्षा की ओर बढ़ते हैं ये अंतर भी बढ़ जाता है। आदिवासी समुदाय शुरुआत से ही मुख्य आबादी से अलग थलग रहा है, लेकिन अब जब ये समाज मुख्यधारा में आना चाहता है तो इसे अनगिनत बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे समझने की जरूरत है। इनके गांव में ना तो सड़कें हैं, ना यातायात की सुविधा। गरीबी और भुखमरी इस हद तक है कि ये अपने बच्चों को स्कूल भेजने की जगह मजदूरी करवाने के लिए मजबूर हैं। वो काम भी नियमित रूप से इनको नहीं मिल पाता। कर्ज बढ़ता जाता है और आमदनी का कोई स्थायी जरिया नहीं रहता। दूसरी ओर आदिवासियों की समृद्ध संस्कृति भी क्षीण होती जा रही है। पलायन, अन्य जातियों से जुड़ाव और तकनीकी विकास ने आदिवासी युवाओं में अपनी संस्कृति के प्रति उदासीनता भर दी है, जिससे उनकी अपनी पहचान खत्म हो रही है। उनकी कला को फिर से समृद्ध करने की जरूरत है, जो देश की धरोहर है। आदिवासियों ने जिस तरह से प्रकृति से प्रेम किया है, उससे हर किसी को सीख लेने की जरूरत है। अब द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से एक नई उम्मीद जगी है कि कम से कम जो एक समुदाय अलग थलग पड़ा रहा, जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया, जो अपना जीवन यापन किस तरह से करते हैं ये भी किसी ने सोचने की जहमत नहीं उठाई, उनका उद्धार जरूर यहां पर हो सकेगा। चार खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए, जिससे हम पूरी इन घटनाक्रम को भी समझेंगे कि क्या बात है कि 74 साल आजादी के बीत गए, लेकिन उस ओहदे तक ये नहीं पहुंच पाए जिसकी इनको उम्मीद थी कि देश बदल गया है, आजादी मिल चुकी है, समानता का भाव है, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाए जहां तक उनसे उम्मीदें की जा रही थी। कैप्टन आई सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय अरोड़ा कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। डॉक्टर तनुज खत्री जेएमएम की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। सर्वेश पाठक
राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इनसे हम सारे घटनाक्रम को भी समझने की कोशिश करेंगे और वर्तमान समय में किस तरह की स्थिति बनी हुई है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। और सर्वेश्वर जी, हम थोड़ा शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। ये जो स्थिति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी के जीतने के बाद, आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है? क्या बड़े बदलाव दिखेंगे और देश को कम से कम आदिवासियों को समझने का करीब से एक और मौका मिलेगा? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि नई उम्मीद है, नई रोशनी है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नई उम्मीद, नई रोशनी और नया सवेरा भी है जी। देखिए, एक आदिवासी महिला हमारे यहाँ प्रेसिडेंट पहले हो चुकी है, हमारे देश में ये कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। लेकिन आदिवासी समाज से इस पद पे, देखिए बहुत सारे डिबेट में मैं कल भी था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे नहीं, जब राष्ट्रपति पद के उस पे आ जाते हैं तो न वहाँ जाति, न धर्म, न ये न वो। ठीक है, नहीं देखना चाहिए, लेकिन जो अपेक्षित रहा ये समाज, ये जनजातीय लोग, अगर उनकी समाज से एक साधारण क्लर्क जो लेडी महिला थी वो आज भारत के सबसे सर्वोच्च पद पे सुशोभित हो रही है, यह केवल भारत वर्ष के लिए गर्व की बात नहीं है। उन जनजातीय समाज जो वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं उनके लिए भी ये गर्व की बात है हमारे यहाँ। और देखिए, ये चीज तभी संभव हुआ है, बीजेपी ऐसे प्रयोग करने के लिए जानी जाती है। इससे पहले भी जो राष्ट्रपति जी हुए हैं, रामनाथ कोविंद जी, वो दलित समाज से आते थे। लेकिन सर्वेश्वर जी, जिस तरह से क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली, राष्ट्रपति चुनाव में। मैं आ रहा हूँ। देखिए, पहले तो जो जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी, जब ये अनाउंसमेंट हुआ और सब कुछ हुआ, उन्होंने अपने कैंडिडेट को लेके गहन विचार विमर्श किया। सबसे पहले उन्होंने शरद पवार जी का नाम लिया। एनडीए तब तक अपना पत्ता नहीं खोले थे, वो चुपचाप देख रहे थे, या अंदर ही अंदर वो जितने भी संभावित नाम है उस पर वो गहन विचार विमर्श कर रहे थे। उसमें सबसे पहले देखिए, एनडीए में अगर घटक दल तो नहीं है ये नवीन पटनायक जी की पार्टी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का उनसे मीटिंग करना यह अपने आप में एक अलग संदेश था। उसके बाद वाईएसआर कांग्रेस का शुरू से था कि एनडीए जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लेके आएगा वो उनको समर्थन करेंगे। और जो एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं दो दल पे ज्यादा मतलब भरोसा रख के द्रौपदी जी का नाम अनाउंस किया था। देखिए, शरद पवार जी ने अपना नाम इसलिए वापस ले लिया कि उनको पता था तो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जो वोटों का समीकरण था अक्रॉस स्टेट एंड सम से जो दूसरे ये तो हमेशा इतिहास ही रहा ना कि सत्ता पक्ष का हमेशा बोलबाला रहा है और सत्ता पक्ष के तरफ से सत्ता पक्ष का बोलबाला रहा है, लेकिन कभी कभी वो भी बन जाती है, कॉन्सेंसस भी बनने चाहिए राष्ट्रपति। लेकिन जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू का एक तो महिला और दूसरी आदिवासी महिला, तो सर्वोपरि वो रही नाम में भी, और उनके जो काम पिछले ऐतिहासिक जो उनके पल रहे हैं, चाहे जिस जिम्मेदारी को भी उन्होंने निभाया, जिस पद पर भी नहीं, उनकी गरिमा को बरकरार रखा, तो ये भी एक कहीं ना कहीं चेहरा बना। हम कांग्रेस के पास आना चाहेंगे, अजय अरोड़ा जी। 30 सेकंड मैं वही बता दे रहा हूँ, जस्ट 30 सेकंड मैं वही कह रहा हूँ कि बीजेपी देखिए अपनी पॉलिसीज में महिलाओं को ज्यादा फोकस कर रही है। अगर 5 राज्यों का चुनाव देखा होगा तो वहां पे महिला सुरक्षा, महिला के उत्थान के लिए जो भी पॉलिसीज लेके आए, इसलिए महिला वोट बैंक ने उनको बहुत मात्रा में वोट दिया। और ये चीज 2019 के इलेक्शन में आपने देखा होगा, जो कहा जाता है बीजेपी के लिए कि मुस्लिम वोट नहीं देते, लेकिन जो 3 तलाक का मुद्दा था उस पर मुस्लिम महिलाओं ने भी गुपचुप रूप से बीजेपी को वोट किया था। तो जो ये महिला ऊपर से आदिवासी, ये जो कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन मैं कह सकता हूँ जो बीजेपी लेके आई। लेकिन जब भी महिलाओं की प्राथमिकता देने की बात आएगी तो शायद मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पहला दांव मारेगी हमेशा। लेकिन हम आना चाहेंगे अजय अरोड़ा जी, विपक्ष टूटा हुआ सा नजर आया, कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में था, और जब उनका चेहरा घोषित हो गया उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो इसी पसोपेश में रहे कि भाई क्या किया जाए। ऐसा क्यों? महान मुहिम जो 25 तारीख को शपथ लेंगी, भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए, भारत की रक्षा करने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई। और मैं, जब आपने विपक्ष की बात की, जिस प्रकार से रविंद्र जी, हमें तो ये पता था, जैसे अभी राजनीतिक विशेषज्ञ बोल रहे थे, संख्या के आधार पर हमारी विपक्ष की संख्या भी कम थी, और एक मजबूत विपक्ष होने के नाते हमने मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया
हम द्रौपदी जी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, ये भी मजबूत कैंडिडेट नहीं, अंडर एस्टिमेट की बात तो हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि योग्यता पे सवाल उठा दिए गए थे। पहली बार इस तरह की स्थिति बनी कि जब योग्यता को लेकर किसी राष्ट्रपति के कैंडिडेट को इस तरह से निशाना साधा गया उन पे। देखिए, हम एक कुशल विपक्ष हैं, विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर मेरे को मैं अपने चश्मे से देखूंगा, आईपी सिंह जी अपने चश्मे से देखेंगे, हर एक के चश्मे का नंबर फर्क है, सर्वेश जी अपने चश्मे से दिखेंगे। तो जहां तक हमने अपना देखा, हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, ठीक है आज हम जीत नहीं पाए, लेकिन हमारा प्रयास था। लेकिन मतों के आधार पर कभी भी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, वोट से पैदा होता है। तो हमारे मत कम थे, हमारी संख्या कम थी लोकसभा, राज्यसभा और विधायक मंडल में अधिकांश राज्यों। लेकिन संविधान राजा और रंक की बात थोड़ी ना करता, वो तो समानता की बात करता है। देखिए, हम देखो, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, अभी मैं सबको सुना मैंने से पूर्व जो बोले थे राजनीति विशेषज्ञ जी, महिलाओं की जो बात की, सर्वेश पाटिल जी, महिला का सम्मान राष्ट्र का सम्मान, ये नारा स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, ये सब पूरा देश विदित है। और हमारी प्रधानमंत्री रही महिला आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है महिलाओं को सम्मान दिया गया, अरे महिलाओं को सम्मान नहीं, मेरा सवाल ये था असमंजस की स्थिति आपके लिए क्यों रही? विपक्ष का एक मिनट, सर्वे जी आ रहे हैं, सर्वे जी एक मिनट, सर्वे जी एक मिनट, बता दूं। नहीं, मैं बता दूंगा, आऊंगा मैं आपके पास। अजय जी, सबसे बड़ी चीज है विपक्ष कहीं ना कहीं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना है। ऐसा क्यों स्थिति हुई? क्रॉस वोटिंग से तो ये साबित हो गया ना कि विपक्ष कहीं ना कहीं दांवपेच खेल रहा था, लेकिन वो चला नहीं उसका। देखिए, दांवपेच विपक्ष का कद तब और बड़ा हो जाता जब डायरेक्ट सारे के सारे लोग मुर्मू जी को समर्थन दे देते। देखिए, विपक्ष का काम है, हम राजनीतिक दल हैं, हम कोई जब राजनीतिक दल कोई खड़ा होता है तो कई प्रकार की आपस में भी, जैसे हमारे को आपने क्रॉस वोटिंग की बात की, वो हमें समझना होगा ये क्यों हुआ। लेकिन हमारी नीयत साफ थी, और जिस प्रकार से हमने बुद्धिजीवी जो हमने कैंडिडेट खड़ा किया, कई बार देश का नेतृत्व किया, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, कई दलों में रहे, ऐसा नहीं है कि उनकी योग्यता में कमी ठहरेगी। नीतियों से तो सत्ताधारी दल ऊपर नीचे होते हैं, सत्ता में जिनकी नीतियां सही होती हैं, जनता जिनसे सहमत होती है आ जाती है। कैप्टन आई सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्रॉस वोटिंग यहां पर हुई है, आपने एक ऐसा कैंडिडेट चुना जो जनता को भी समझ में आया, लोगों को भी समझ में आया और दिखा कि हाँ, कि समानता के अधिकार की जब बात चल रही, तो अब वो वक्त आ गया है जब एक आदिवासी महिला जो कि एक योग्य है, और कम से कम आदिवासियों को लेकर अब लोग और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, उस तबके को भी जानकारी लोगों को मिल पाएगी। लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी क्रॉस वोटिंग को लेकर, और जो राजनीति देखने को मिली राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार इस तरह की, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? रविंद्र जी, आपने देखा होगा कि आदिवासी की बात सब करते हैं, वनवासियों की बात तो सभी पार्टियां करती हैं, और उसमें सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी तो बात तो शुरू से करती आ रही है, मगर कभी उनके अधिकार जो है उनके ऊपर इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। कभी भी कोई आदिवासी महिला को या पुरुष को जो उनके एक अधिकार होना चाहिए नहीं दिए। एक बहुत पुराने इनके नेता हुआ करते थे, आदिवासी समाज से आते थे, ये मैं नेहरू जी के टाइम की बात कर रहा हूँ। उस टाइम उन्होंने कहा भी था कि आदिवासियों के ऊपर नेहरू जी कोई ऐसा आयोग बनाए, कुछ उनकी जो है ना उनके अधिकार उनको मिले। तो नेहरू जी ने उस टाइम भी अनदेखी कर दी थी, मगर वोट बैंक जरूर बनाते रहे उनकी चर्चा कर करके। मगर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने शुरू से ही ध्यान रखा है हर जाति वर्ग का, और खास करके उन लोगों का जो अंतिम पंक्ति में लास्ट में जो खड़े हैं, जिन तक विकास कभी छूता भी नहीं है, पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर पहली बार इस तरह की स्थिति भी देखने को मिली, इस तरह के आरोप भी कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल पर लगे कि वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, पैसों के जरिए तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरविंद जी, ये तो सत्ताधारी दल है, खास करके विपक्षी पार्टियां। आप जानते हो कि इनका और तो इनके पास कुछ है नहीं सिवाय झूठे आरोप लगाने के बाद, क्योंकि ये पार्टियां कौन, आप देखिए ना, ये पार्टियां हैं कौन? सिर्फ एक परिवार की पार्टी। कोई एक पार्टी ऐसी बता दो जो पार्टी मिली जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है उस तरह की हो। सब हर पार्टी पे एक परिवार का कंट्रोल है। तो इन्हें आप देश की सुप्रसिद्ध पार्टी नहीं कह सकते, जिसके ऊपर परिवार का कंट्रोल जिस पार्टी को होगा वो बाकी दलों को दरकिनार करना भी उचित नहीं होता है कैप्टन साहब, क्योंकि अगर विपक्षी दल है तो वो अपनी बात तो रखेंगे ही। अगर जेएमएम ने
धर्म कानून को लेकर एक बात कही थी कि जनजातीय समुदाय के लिए जनगणना में सरना आदिवासी धर्म कोड की उन्होंने मांग की थी और इस कानून को भेजा केंद्र के पास। क्या अब इस पर कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है? नहीं, मैं जहां से थोड़ा हमने खत्म किया था, थोड़ा वहां से हम आपका जवाब देंगे बिल्कुल। तो रविंद्र जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, खास करके हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से जनजाति और वनवासियों के लिए आदर सत्कार रखा है। हमने मुर्मू जी को राज्यपाल बनाया, इससे पहले किसी पार्टी ने किसी भी आदिवासी को, वो तो बात ठीक है, वो समझ में आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो एक बेहतर कदम था और उसको सब समझ भी चुके हैं और इसलिए क्रॉस वोटिंग भी देख रहे हैं। 126 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी और 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करी। तो ये तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इन पार्टियों ने खूब अपने दलों पे कंट्रोल किया, खूब उनके ऊपर। लेकिन अब कानून का क्या होगा? 1959 में भू राजस्व संहिता का कानून भी लागू किया गया था। वो आज आदिवासियों के लिए परेशानी का सबब बना है कि वो अपनी जमीन किसी गैर आदिवासी को नहीं बेच सकते हैं। रविंद्र जी, जहां भी आदिवासियों के हित की बात होगी, हम बिल्कुल एक कदम भी पीछे नहीं रहेंगे उनके हितों से। चलिए, सरोज कुमार भी जुड़ गए हैं जेएमएम से हमारे साथ, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। सरोज जी, एक नई उम्मीद कम से कम जागी है द्रौपदी मुर्मू जी के जीतने के बाद कि आप कहीं ना कहीं जो धड़ा एक वर्ग विशेष जो था, जो हमेशा से किसी की नजर में नहीं आता था और वो जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं आदिवासी लोग, उस तरफ भी किसी का ध्यान नहीं जाता था। छोटे मोटे आमचूल परिवर्तन कर दिए, कानून ले आए, लेकिन उसके बाद सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति तक सीमित रहते हैं। जीतने के बाद 5 साल तक कोई पता नहीं लगता कि वो कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का क्रेडिट ले रही है कि द्रौपदी मुर्मू को हमने जिताया है। पहली बार इतिहास लिखा गया है, 75वें साल में है देश हमारा। उसके बाद आज जाके ये न्याय मिल पाया है आदिवासी लोगों को। जी हाँ। तो अब क्या लगता है कि स्थिति सुधरेगी आदिवासियों की? जी, उम्मीद तो लोग कर रहा है और इस वजह से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में जो है मतदान किया है। लगता है कि जो समाज के अंतिम पायदान के जाति के लोग थे, उन लोगों को सबसे शीर्षस्थ कुर्सी पर बिठाया गया है। उम्मीद तो लोगों को जगा है, लोग जश्न भी मना रहे हैं। तो अब लगता है कि जनगणना को लेकर आपका जो कानून है वो पास हो पाएगा? आदिवासी धर्म कोड पर जो संग्राम छिड़ा था वो अब रुक जाएगा और कुछ ना कुछ बीजेपी इसके लिए कदम उठाएगी? जी, ऐसा है। हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि सरना धर्म कोड जो है हम लोग झारखंड विधानसभा से पारित करके भेजे हैं, इसको लोकसभा में भी पारित हो जाना चाहिए। और जिस कुर्सी पर एक आदिवासी महिला बैठ रही है, उम्मीद तो जगह है हम लोगों की कि सरना धर्म कोड बिल जो है सो लागू हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या मानते हैं आदिवासी? जी, लगातार जो है 75 वर्ष से शोषण तो इस समुदाय के लोगों का हुआ है और ये जंगल में रहने वाले लोग थे। शिक्षा में भी जो है इनकी भागीदारी बहुत कम थी, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है। और अब हम लोगों को भी उम्मीद जगह है कि एक आदिवासी महिला, एक उम्मीद की किरण आपको नजर आ रही है। सर्वेश्वर जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने सभी मेहमानों को सुना, क्या स्थिति बदलेगी? लेकिन हालांकि बचते नजर आए यहाँ पर कैप्टन आई सिंह जी कानून को लेकर। स्थिति तो बदलेगी रविंदर जी, स्थिति तो बदली भी है और बदल रही है। आज द्रौपदी जी एक राष्ट्रपति पद पे सुशोभित होंगे, भारत के शीर्षस्थ पद पे, लेकिन आप अगर यूपीएससी का भी हाँ जी सुन रहे हैं आप, बताइए, रिजल्ट उठा के देखेंगे तो उसमें आदिवासी कितने IAS IPS बनते हैं? ऐसा तो नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो निचले पायदान में है वहां तक शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वो चीज पहुंचना चाहिए। सरकार की अगर पॉलिसी आती है तो
वो वहां तक पहुंचना चाहिए। अगर उनके लिए सरकार का कोई भी पॉलिसी आता हो, जेएमएम अभी वहां पे शासन कर रहा है, देखिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। बीजेपी को संक्षेप हरा में, के जो चूंकि आए वक्त हैं, कम है, सर्वेश एक मिनट बस, बीजेपी को हरा के जेएमएम आया है, लेकिन जब उसका मुखिया खुद ही अपने नाम पे वहां का खदान अपने नाम पे करवा लेगा तो कौन सा आदिवासी समाज के लोगों की दशा सुधरेगी। तो ये पॉलिटिकल पार्टी की विल होनी चाहिए। जो पार्टी आदिवासी के नाम पे वोट लेते हैं, ये बड़ी बात आपने कही है कि चाहिए। सत्ताधारी दल में जो सत्ताधारी दल का नेता है वो सिर्फ राजनीति तक सिमट कर रह जाता है, अपने धड़े को भूल जाता है। और कम से कम आने वाले वक्त में, भविष्य में ये उम्मीदें जरूर जगेंगी कि जो जिस तबके का नेता है, कम से कम वो उनकी आवाज, अपने तबके की आवाज को तो ठीक ढंग से उठा सके। अब आदिवासियों की आवाज कम से कम ठीक तरह से केंद्र तक पहुंच पाएगी और उनका भी अपना उद्धार होगा। वो भी एक हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जिस तरह का एग्जाम्पल पेश करते हुए आए हैं, लेकिन स्कूलों की कमी, 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है, पैसे की उनके पास कमी होती है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, इन सारी परेशानियों से उन्हें दो चार होना पड़ता है। अब उन्हें शायद आने वाले भविष्य में प्रेरणा लें द्रौपदी मुर्मू जी से और आगे निकल कर आ गए हैं, मेन स्ट्रीम में आए, ताकि उनको भी वो न्याय मिल सके, वो भी उस धारा के साथ आगे बढ़ सकें, विकास में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दें। फिलहाल आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खास मुद्दे पर चर्चा की द्रौपदी मुर्मू, नई शुरुआत, नई उम्मीद, और ऐसी उम्मीद की भी जा रही है कि आदिवासियों के लिए एक नया सवेरा साबित होगा। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।